मणिपुरम गोल्ड फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के इंद्रपुरी ब्रांच के ब्रांच मैनेजर समेत 5 सहायक को पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने करोड़ों रुपए का गबन किया है। तो आइए पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान जी क्या कहते हैं इस मामले पर। घोटाले का खुलासा किया है, क्या पूरा मामला था, कितने आरोपी हैं, कितने का लगभग? मणप्पुरम गोल्ड लोन देने वाली जो कंपनी है, जो एक एनबीएफसी है, उसकी शिकायत कुछ समय पूर्व थाना पिपलानी में हुई थी, जिसमें एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था कि वहाँ के एक मैनेजर और उसके साथ के जो उनके ऑडिटर हैं और सहप्रबंधक हैं, उनके द्वारा कुछ फ़र्ज़ी लोन क्रिएट किए गए। कुछ जो लोन ऑलरेडी बैंक में हो चुके थे, उनके रीपेमेंट के जो पैसे आए थे, उसकी हेराफेरी की गई। कुछ फ़र्ज़ी गोल्ड लोन में प्रयुक्त करके एक्स्ट्रा लोन क्रिएट किए गए। इस प्रकार के अनेक तरह के फर्जीवाड़े की सूचना के आधार पर एक अपराध पंजीबद्ध थाना पिपलानी में हुआ था। बाद में जिसकी विवेचना थाना क्राइम ब्रांच को सीपी सरदोरा सुपुर्द की गई। उसकी इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया कि जो बैंक का मैनेजर है, जिसका नाम है संजय सैनी, ये विदिशा का रहने वाला है, और इसका एक सहप्रबंधक है अजय पाल सिंह, जो कि जिला रायसेन का रहने वाला है। इन दोनों द्वारा बैंक में फ़र्ज़ी लोन क्रिएट किए गए, फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट्स बनाकर जो लोग लोन लेने आए हैं उनके ही डॉक्यूमेंट को रिपीट करके कुल लगभग 4 करोड़ के ऊपर की राशि का ये फर्जीवाड़ा किया गया। फ़िलहाल अभी इस इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच द्वारा टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 ये इनके शाखा प्रबंधक सहप्रबंधक हैं और 3 वो लोग हैं जिन्होंने इस पैसे के हेराफेरी में इनका साथ दिया है। ये 3 लोग वो हैं जो शाखा प्रबंधक की जो जुए और सट्टे खेलने की आदत थी, उसमें ये पैसा इनका जुए में लगवाते थे और फिर इसके साथ सट्टा जो है वो खिलवाते थे। इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए, तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवाए थे? जो बैंक में लोन लोग लेने आते हैं, उनके ही डॉक्यूमेंट को दोबारा यूज़ करके उन्हीं के नाम पर एक्स्ट्रा लोन क्रिएट किए गए थे। बहुत सारे मामलों में ये भी हुआ है कि कोई व्यक्ति अपना जो लोन रीपे करने आया है, तो उसको उसके खाते में ना जमा करके ये पैसे उसने खुद अपने पास रख लिए। तो दोनों तरह के ही मामले इसमें शामिल हैं। इसमें जो इनके इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हैं, हमने उनकी भी जांच शुरू की है कि उनके स्तर पे किस तरह की हिलावाली हुई है, और उस प्रकार से आगे और भी इसमें आरोपी बनाए जाएंगे। सर, इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग की भी बात आ रही है, इसी की लत लगी हुई थी, जिससे करोड़ों रुपए उस ऑनलाइन गैम्बलिंग में भी आ रहे हैं। दरअसल पूछताछ में ये पता लगा कि मुख्यतः जो इसने पैसा ये खर्च किया है वो इसी गैम्बलिंग में खर्च किया है। जो वो ऑनलाइन गैम्बलिंग के कुछ ऐप्स होते हैं, कुछ पैसा उसमें खर्च किया है। कुछ पैसा इसने जो यहाँ पर सट्टे खिलवाने वाले लोग होते हैं या जुआ खिलवाने वाले लोग होते हैं, उनके जो ऐप्स होते हैं उनमें आईडी बनवा के उसमें इसने जुआ खेला हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ी राशि है जो इसने जुए में खर्च कर दी है, और अब ये इस समय इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर, अगर सोने की बात करें तो ग्राहकों को कहाँ तक ये सोना अवेलेबल कराया जाएगा कि इनका जो पैसा लिया हुआ है वो उनको वापस दिलवाने की लाइन लगी? हाँ, इसमें मोस्टली जो राशि है वो इंश्योर्ड होती है बैंक की, तो ग्राहकों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ज़्यादातर पैसा वही है जो इसने एक्स्ट्रा लोन क्रिएट करके लिए हैं, तो उसमें ग्राहकों का हिस्सा तो बरकरार है, उसमें बहुत ही कम क्षति हुई है। कुछ एक लोन ऐसे हैं जिसमें इसने उनका जो गोल्ड इनके यहाँ गिरवी है उसको भी एक्स्ट्रा निकाल के नए लोन क्रिएट किए हैं। तो वो मुझे लगता है कि इनकी कंपनी के स्तर पे, इनके डिपार्टमेंटल के स्तर पे उसको ये लोग सुलझा लेंगे, और मोस्टली जो राशि है वो इंश्योर्ड है, तो वो लोगों को वापस भी कर दी जाएगी। सर, किसी कंपनी में प्रबंधक, सहायक और शाखा प्रबंधक के अलावा और कोई कर्मचारी का इन्वॉल्वमेंट होगा? अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में तो फ़िलहाल ये 2 लोग पकड़ लिए गए हैं। बाकी और किसके किसके उसमें कॉल्यूजन है, जो कैश निकालने वाला व्यक्ति है उसकी क्या सहभागिता है इसमें, इसके अलावा जो इनके रीजनल लेवल पे लोग ऑडिट करते हैं उनकी रिपोर्ट में क्या आया है, हम लोग उसकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि अगर उसमें कोई धोखाधड़ी की गई है, उसमें रिकॉर्ड में कोई हेराफेरी की गई है, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये गौतम नगर में कब से रह रहा है? ये जब से यहाँ पर पिछले 1 साल से काम कर रहा है इस बैंक में, तब से वहाँ रह रहा था, और इसका साथी जो है वो भी इसके साथ ही रहता है, अजय पाल जो है।
अब मुख्यतः अभी इन दोनों का नाम ही इस पूरे फ्रॉड में सामने आया है। सर ये 95 जो कस्टमर्स इसमें है, वो आपको या पूरे मामले को लेकर संदिग्ध माने जा रहे हो? क्या चीज़? कुछ और लोग भी हैं क्या इस पूरे जैसे मैंने बताया, अभी इन्वेस्टिगेशन में इनके बैंक के सभी जो लोग शामिल होते हैं पूरी प्रोसेस में, हम सबके लिए सबके डॉक्यूमेंट्स जो भी उन्होंने रिपोर्ट्स तैयार की हैं उसका अवलोकन कर रहे हैं। अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो उनको हम लोग शामिल करेंगे इसमें। बैंक में रहा या इस तरह की धोखाधड़ी करी है? नहीं, ऐसा पुराना कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। सर ये 95 जो कस्टमर्स हैं इसमें जो जिन्होंने गोल्ड जमा करा था उसमें हेराफेरी की बात सामने आएगी। इसमें कितने लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई, उनको पता कैसे चला कि इनके साथ हेराफेरी हुई है? दरअसल ये 95 लोग जो हैं, इन्होंने इसमें कोई ग्राहक शामिल नहीं है। इसने फर्जी लोन क्रिएट किए हैं। लगभग 95 केसेस क्रिएट हुए हैं जिसके बारे में लोगों को कोई सूचना नहीं थी, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट यूज़ हुए थे, उनसे कोई धोखाधड़ी नहीं की गई थी। इनकी जो इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग की वो जो है एजेंसी है अपनी खुद की, ये धोखाधड़ी उसमें सामने आई तो इनके डिपार्टमेंट के लोगों ने इसमें शिकायत की थी कि ये व्यक्ति फ़रार है और लगभग 4.5 करोड़ के आसपास का इसने लोन बना दिया है, तो इसकी गिरफ्तारी की जाए। ठीक। सर एक सवाल, जिस प्रकार से आरजीपीवी में 200-300 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो क्या क्राइम ब्रांच भी स्वतः संज्ञान लेगी क्या सर? उसमें थाना गांधीनगर में एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है। उसमें सर एक पेपर लीक मामला में उन लोगों ने शिकायत की हुई क्राइम ब्रांच में। आज 4 महीने हो गए, कुछ भी नहीं काम हुआ, कोई भी व्यक्ति मुझे लगता है कि उसमें भी एक शिकायत जांच की गई थी, पर अभी हमें उसमें पूरी जानकारी वहां से प्राप्त नहीं हुई। केवल शिकायत के आधार पर हम लोग एफआईआर नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे और भी तथ्य चाहिए होते हैं। आरजीपीवी वाले मामले में तो गांधीनगर में एफआईआर हो गई है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लगा दिया गया है उसमें, तो मुझे लगता है क्राइम ब्रांच की तरफ से उसमें कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। सर एक फॉरेन फंडिंग का मामला आपके यहाँ 2021 में पेंडिंग पड़ा हुआ, 30/2021। हाँ सर उसमें क्या कार्रवाई हुई और उसमें क्या कुछ मंगवाया क्या सर आप? उसमें हम लोगों ने जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अथॉरिटी है FCRA, उसको तमाम बार पत्र लिखे हैं कि जिस संस्था के बारे में वो शिकायत की गई है, हाँ, उसके बारे में उनके जो फंड्स बाहर से उनको प्राप्त हुए हैं, रिसीव हुए हैं, उसमें कोई गड़बड़ी की गई है क्या, क्योंकि वो चूँकि सेंट्रल एक्ट है, उसमें जो भी जानकारी मिलेगी उसके आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई पूरी करेंगे। कई बार हमारी तरफ से विवेचक भी भेजे गए हैं, लोग भेजे भी गए हैं वहाँ पता करने के लिए, पर अभी वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली नहीं है। जब तक वो इन्फॉर्मेशन मिल नहीं जाती है तब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाएगी। सर जिस प्रकार से राजस्व मतलब लोकसभा की भी आप निकाल सकते हैं, जैसे राज्यसभा की निकली, तो लोकसभा के लिए भी आप लोगों को यहाँ से पत्र भेजा क्या? किस चीज़ के लिए? एनजीओज की जो लिस्ट है, जो ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं लोगों के, तो उसी में तो एक्चुअली उसमें ब्लैक लिस्ट होने वाला इशू नहीं है, उसमें फंड के मिस अप्रोप्रिएशन का मामला है। तो वो जो मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है उसके बारे में कोई साक्ष्य जब तक मिलेगा नहीं, हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। सर अगर ये लिस्ट निकाली जाए तो हो सकता है कुछ फायदा हो जाए लोकसभा वाली जो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अल्टीमेटली उसकी इन्फॉर्मेशन FCRA ही देगा, और उनको कई बार लिखा जा चुका, कई बार व्यक्ति भेजे जा चुके यहाँ से कि वो इन्फॉर्मेशन वो दे दें, पर अभी तक नहीं आई है। हम लोग फिर, अभी मेरी कल पर चर्चा हो रही थी, हम लोग फिर एक यहाँ से अधिकारी भेजने वाले हैं जो वहाँ पर उनके अधिकारी से संपर्क करके इस जानकारी को लेके आएगा। ऐसे मामले देखने को आते हैं कि ये लोग धोखाधड़ी कर रहे होते हैं और फिर प्रोडक्ट जो है वो नहीं पहुँच पाता है, तो ऐसे मामलों में हम लोगों ने पहले भी कुछ FIR की हैं, जैसे OLX पे या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे सामान बेचे गए थे, तो उसके बारे में भी आप लोकल अपने साइबर सेल में और थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कहीं आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आप रिपोर्ट करने के लिए फ्री हैं। सर एक और चीज़ दोबारा से आ रही है, न्यूड पिक्चर वाली स्क्रीनशॉट लेके दोबारा से धमकी भरे मैसेज और फ़ोन वायरल करने वाली, उसको लेके आपने पूर्व में भी एडवाइजरी जारी करी थी और अभी फिर घटनाएं ये बढ़ रही हैं। नो डाउट कि अननोन नंबर से जो वीडियो कॉल आ रही हैं उसको पिक ही नहीं करना चाहिए। पहला तो उसमें अवेयरनेस इस लेवल पे होनी चाहिए। दूसरा, व्हाट्सएप ने ऑलरेडी एक फीचर रोल आउट किया हुआ है जिसमें अननोन नंबर को वो ऑलरेडी अपनी तरफ से ही साइलेंट कर देता है। तो ऐसे किसी अनजान व्यक्ति से कभी वीडियो कॉल ना करें, फ़ोन पे बात ना करें जिसको आप नहीं जानते हैं, खासतौर से वीडियो कॉल। नॉर्मल कॉल करने में कोई इशू नहीं है, पर वीडियो कॉल किसी अननोन नंबर से एक्सेप्ट ना करें, यही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें। उसके बाद अगर आपके साथ कुछ इस प्रकार की घटना हो जाती है तो आप साइबर सेल में रिपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो ये थे भोपाल क्राइम ब्रांच के कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान जी। तो देखने वाली बात यह है कि क्या पीड़ित ग्राहकों को उनका हक मिलता है या नहीं।